नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन ये गिरावट है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। कल जो हमारे साथ तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद थे, उन्होंने कहा था 19,480 पे नज़र रखिए, और अगर उसके नीचे जाता है तो फिर बाजार में गिरावट गहरा सकती है। कल तो बाजार किसी तरीके से हमने देखा कि 19,500 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। 19,554 ये आज बाजार खुला, 19,557 ये आज का निफ्टी का इंट्राडे हाई, लेकिन उसके बाद से बाजार में गिरावट गहराती हुई दिखाई दी। 19,434 19,435 के आसपास का आज इंट्राडे लो लगा है, और उन्हीं लेवल्स के आसपास इंट्राडे लो पे 19,442 पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ 100 अंकों की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत अच्छा नहीं है। निफ्टी के 50 शेयरों में 34 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 14 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? दबाव ज़्यादातर सेक्टर इंडेक्सेस में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि मेटल में गिरावट है, फार्मा में ज़्यादा गिरावट है। इधर हम देख रहे थे फार्मा सेक्टर लगातार जो है कोशिश कर रहा था इंडेक्स को मजबूती देने की, लेकिन आज हम देख रहे हैं 100% से ज़्यादा की गिरावट है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑयल एंड गैस में दबाव देखने को मिल रहा है। FMCG इंडेक्स में करीब 0.25% से ज़्यादा की गिरावट है। थोड़ी बहुत जो मजबूती देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है PSU बैंक के अंदर आज अच्छी बढ़त है, वहाँ पर 1.5% के आसपास की मजबूती है, और न सिर्फ PSU बैंक बल्कि ओवरऑल PSU क्षेत्र में मजबूती देखने को मिल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा गया कि PSU बैंकों पर भरोसा बरकरार रखिए। उन्होंने कुछ एक उदाहरण अचल और LIC के दिए, और उसके बाद से आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम अच्छी मजबूती आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बाजार में यहाँ से गिरावट कितनी गहराएगी। अगर आप नुकसान में हैं तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या ये गिरता बाजार खरीदारी का मौका है? इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर अगले 1 घंटे में तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 1:45 पे होगा हमारी खास पेशकश वाह क्या IPO है, जिसमें कि आपको बताएंगे कि इस समय TVS में सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या देखने को मिल रहे हैं, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा बजिंग स्टॉक के जरिए जानेंगे कि इस गिरते बाजार में भी किन शेयरों में अभी भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं या तेजी यहां पर दिखाई दे रही है। क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए अगर वो शेयर आपके पास हैं? तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ, और आपके जो प्रश्न हैं वो अलग अलग माध्यम से हमसे जुड़ करके पूछते रहिए। सही तरीका 9311121874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर है, जिसके जरिए आप हमसे न सिर्फ जुड़ सकते हैं बल्कि अपना प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्न हमें जो है अपने पूरी डिटेल में भेजिए। आपका नाम, कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का। जुड़िए हमारे साथ और पूछिए अपना सवाल, और विस्तारपूर्वक पूछेंगे तो हमारे जो एक्सपर्ट होंगे वो भी आपको आपकी रणनीति जो है बताने में वो काफ़ी आसानी होगी उनको। आपको रूबरू करा देते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। तो हमारे आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अरुण मंत्री जी, फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन, स्वागत अरुण जी आपका। और आप ऐसे दिन जुड़े हैं कि अब तो समझ में नहीं आ रहा बाजार की दिशा जाएगी किस तरफ, क्योंकि एक समय तो लग रहा था कि शायद एक बाउंस बैक जो आया था 1-2 दिन पहले तो लगा बाजार संभल जाएगा, लेकिन फिर से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 20,000 एक तरीके से एक बड़ी रुकावट बन गया सर, लग रहा था ये तो आसानी से पार हो जाएगा। देखिए, गुड मॉर्निंग विपुल जी, इन केस गुड आफ्टरनून। देखिए, वैसे तो मार्केट में ओवरऑल थोड़ी बहुत सेलिंग नजर आ रही है, पर जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और मुझे लग रहा है आज या मंडे के सेशन के आसपास मार्केट संभल जाना चाहिए। 19,300 19,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उसी के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। नो डाउट जो बड़ा ट्रिगर मार्केट में इफेक्ट कर रहा है वो RBI की पॉलिसी से जो आउटकम निकल के आया, जो CRR बढ़ाने के जो संकेत दिए, वो हो सकता है थोड़ा प्राइवेट बैंक के लिए नेगेटिव हो, इसीलिए मार्केट पे भी थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। पर चूंकि पोजीशंस पहले से बनी होती है, 1 से 2 दिन उसका रिएक्शन आपको देखने को भी मिलता है, तो मुझे लग रहा है आज या कल लास्ट रिएक्शन होने पर मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा। 19,300 मैंने पहले भी कहा था, लास्ट वीक जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था, 19,300 19,400 ये एक हार्ड हिटिंग जोन है, हार्ड बाइंग जोन है। अगर वापस मार्केट वहां पे आता है तो मुझे लग रहा है वहां पे डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। कोई बड़ी दिक्कत फिलहाल मार्केट के लिए नजर नहीं आ रही। कंसोलिडेशन के साथ पॉजिटिविटी नेक्स्ट वीक से रहनी चाहिए। चलिए, तो अगले हफ्ते का इंतजार कीजिए। अगले हफ्ते से उम्मीद है अरुण जी को सकारात्मक रुख वो अपना रहे हैं, लेकिन साथ में भी कह रहे हैं 19,400 19,300 इससे नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है ये एक ऐसे लेवल है जहाँ पे दोबारा जो है अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई देगी। बहुत सारे दर्शक जो है हम देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने लगे हैं। विक्टर कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून विक्टर जी। अनुज वर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार सर। नमस्कार सर। साथ ही साथ इनका प्रश्न भी ले लेते हैं। ये कह रहे हैं अनुज वर्मा जी, सर टाटा मोटर्स क्या अभी करंट लेवल पर ले सकते हैं क्या?
अभी सर अब ये है कि निवेशकों का भरोसा बरकरार है। अब हम पहले की तरह लोगों को पैनिक होते हुए नहीं देखते हैं। हर गिरावट पे हम देखते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन, भले ही बाकी लोग बेच रहे हो, लेकिन भले ही म्यूचुअल फंड बेच रहे हो या बाकी बड़े इन्वेस्टर बेच रहे हो, रिटेल निवेशकों के जो सवाल हमारे पास आते हैं, सर क्या अभी खरीद सकते हैं, अभी क्या करें, तो अभी भी भरोसा लोगों का बरकरार है अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट को लेकर के। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली टाटा मोटर्स के शेयर में, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, 670 के आसपास, 617 के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 0.25% और पिछले 6 महीने में 40% के आसपास का रिटर्न दिया है। एक महीने में 0.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अभी क्या सलाह रहेगी सर? करंट लेवल में बाइंग कर सकते हैं क्या? देखिए विपुल जी, दो तरीके से मैं इसमें राय देना चाहूंगा। अगर आपका ट्रेडिंग का व्यू है, अगर आप 2 से 3 दिन के लिए बाय करना चाहते हैं, तो यूजुअली आपका स्टॉक आपने सही चुना है, पर मुझे लग रहा है आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो करंट लेवल पे भी बाइंग की सलाह रहेगी। इवन 3 से 4 दिन के लिए अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 600 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ऊपर में मुझे लग रहा है वापस 640 645 से स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, देखिए विपुल जी, एक राय ये रहेगी कि किसी भी गिरावट पे बाई करें। 600 के आसपास मिलता है, 580 या 570 के आसपास वापस स्टॉक आता है करेक्शन में, तो एक अच्छे लेवल्स होंगे एक्यूमुलेशन के लिए। तो मुझे लग रहा है अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है या धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, तो 570 620 ये जो रेंज है, एक अच्छी रेंज है बाइंग या एक्यूमुलेशन के लिए। ट्रेडिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको डेरिवेटिव्स व्यू भी लेना पड़ता है, टेक्निकल व्यू भी लेना पड़ता है, इसीलिए स्टॉप लॉस 600 के आसपास का आ रहा है और टारगेट 640 के आसपास का आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म ठीक। के लिए एक्यूमुलेशन के लिए 570 एक अच्छी रेंज है। हम्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए 570 जो है एक्यूमुलेशन के लिए एक अच्छी रेंज है, वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो। चलिए कुछ एक और दर्शकों को शामिल करते हैं और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो पूछा गया है। चलिए राजेंद्र खंडेलवाल जी से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद से जरा कुछ एक और सवाल लेते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। राजेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। कैसे हैं राजेंद्र जी आप? एकदम अच्छे जी, बिल्कुल। कहाँ से बोल रहे हैं सर? नागपुर से जी। नागपुर से, ओहो बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज के रेट में रेडिंगटन और कमिंस इंडिया खरीद सकते हैं क्या? अच्छा, कितने समय के लिए सर? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए रेडिंगटन आज हम देख रहे हैं कि 0.25% से ज़्यादा गिरा हुआ है और यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 20% के आसपास की गिरावट आ चुकी है शेयर के अंदर सर। तो रेडिंगटन में खरीदारी करना चाह रहे हैं, चला नहीं है बिल्कुल शेयर। 6 महीने के अंदर बाजार कहाँ से कहाँ चल रहा है और ये इस शेयर ने 15% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रेडिंगटन लिमिटेड ने दिया है और पिछले अगर हम एक साल की बात करें तो सिर्फ 3-4% का रिटर्न आता हुआ बहुत सीमित दायरे में रहा है। अब इनको कुछ अच्छा लग रहा है कारण इन्होंने नहीं बताया क्यों लेना चाह रहे हैं, लेकिन काफ़ी सुस्त शेयर रहा है। तो क्या आप खरीदारी की सलाह देंगे रेडिंगटन में? और साथ ही साथ कमिंस इंडिया में भी इनकी खरीदारी की का नज़रिया है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। आज आधे % के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये शेयर भी एक महीने में 6-7% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों शेयरों को? बिल्कुल जी, रेडिंगटन लास्ट वीक भी हमारी इसी स्टॉक पे बात हुई थी। मेजर सपोर्ट्स ब्रीच कर चुका है, ट्रेंड भी काफी नेगेटिव है। इवन इसके रिजल्ट्स जब से आए, जब से स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है, तो मुझे लगा स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करें। अगर कोई बाइंग आपने नहीं करी है तो बेटर है आप अवॉइड करके चले। कमिंस इंडिया में आप बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि करेक्शन मेजर हो चुका है, एक अपने सपोर्ट के आसपास है। तो कमिंस इंडिया में डेफिनेटली आप एक्यूमुलेशन बाइंग कर सकते हैं, वहां पे अच्छा रिटर्न बनने के आपके आसार है। तो दोनों स्टॉक में अगर आपको प्रेफर करना है तो कमिंस इंडिया बेटर प्रेफर। तो ये दो जो कंपनियां आपने आइडेंटिफाई की उसमें आप कमेंट्स में आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। विक्टर जी का प्रश्न भेजा है और विक्टर जी कह रहे हैं इन्होंने आईटीसी के ऊपर इनका प्रश्न है और आईटीसी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। इनका भाव क्या है एक बार जरा अगर स्क्रीन पे आ जाए तो एक बार। इन्होंने थोड़े से ऊपर के भाव पे लिए हुए हैं। क्या कुछ करना चाहिए सर आईटीसी को लेकर के? अभी चूंकि खबरें भी काफ़ी सारी देखने को मिल रही है। हाँ, 465 पे इनकी खरीद का भाव है। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 465 पे इन्होंने लिया हुआ है। 20 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है और ये 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। अभी क्या करना चाहिए? मुझे लगता है शायद इन्होंने बहुत हाल फिलहाल में ही शायद इन्होंने खरीदारी अपनी की है, तो शायद इनको जो डिमर्जर का लाभ है शायद हो सकता है ना मिले। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए विपुल जी, ओवरऑल स्टॉक काफी साइडवेज है। अगर शॉर्ट टर्म देखिए तो थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, पर अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन रहेगी अगर ये वापस 430
435 के आसपास वापस आता है, तो आईटीसी जैसे स्टॉक में इनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली डीमर्जर का ओवरहैंग है स्टॉक पे, और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे जो हिसाब से अनाउंसमेंट आया, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आपको प्रोत्साहित करता हुआ अनाउंसमेंट आया, इसलिए मुझे लग रहा है 435 तक वापस ये नीचे जा सकता है। तो स्टॉक में कोई डरने वाली बात नहीं है, 435 आता है, अगर आपके पास कैपिटल और लगा सकते हैं तो और ऐड भी करें, वापस ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो वापस जो है आपको मोमेंटम और देखने को मिलेगा और लगा सकते हैं पैसे बिल्कुल आप जो है, और आपका नज़रिया जो है चूँकि 1 साल का है तो बने रहिए यहाँ पर, जो है कोई आपको नुकसान नहीं होता हुआ दिखाई देगा। हरीश जी का प्रश्न इन्होंने भेजा है, और हरीश जी ने प्रश्न पूछा हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। 1110 की खरीद है इनकी और 27 शेयर ले रखे हैं। हाँ, नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस पर जो मौजूदा भाव है सर वो 908 रुपये के आसपास चल रहा है, तो 200-250 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान होता हुआ हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? नुकसान में है, नज़रिया हमें नहीं पता है कि कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई बहुत मतलब ऐसी रैली देखने को नहीं मिली है जो कि बहुत इनकरेजिंग हो। 1 साल के अंदर अगर हम देखें तो 7-8% का रिटर्न जरूर दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, आपने सही कहा, वैसे तो काफी एक्सपेक्टेशन थी हैप्पीएस्ट माइंड से, जो कि जिस हिसाब से ये स्टॉक में मोमेंटम आता था, सभी के ट्रेडर फ्रेंडली ये स्टॉक रहता था, और यूजुअली आप देखते हैं मिड कैप स्टॉक्स में जब भी आईटी में मोमेंटम आता है तो इसमें भी आपको देखने को मिलता है, पर इस बार ये नहीं देखने को मिला। जिस हिसाब से मोमेंट कोफोर्ज, एलटीआई जैसे स्टॉक्स में आ रहा है, वैसा मोमेंटम आपको हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को नहीं मिला, तो डेफिनेटली एक निराशा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही हाथ लगी है। पर मुझे लग रहा है अपने सपोर्ट के आसपास से एग्जैक्टली 900-908 के आसपास चल रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 850 के आसपास है, क्योंकि ऑलरेडी 200 रुपए इनकी बाइंग के नीचे है, तो बेटर है आप करंट लेवल से एग्जिट ना करें, 850 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाए, उसके नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक हाई बीटा स्टॉक है और बड़ा मोमेंटम देने के लिए स्टॉक जाना भी जाता है। तो इस स्टॉक्स पे आप पैनी नजर डेली बना के रखें, 850 के नीचे जब भी ये स्टॉक जाए अपनी पोजीशन से। ठीक, इस बीच सुजल राणे जी कह रहे हैं नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका सुजल जी, आप नियमित कार्यक्रम में जुड़ते हैं। अमित कुमार वर्मा जी पूछ रहे हैं शेयर बाजार निवेशकों के लिए कितना सेफ है? सर देखिए, इसमें हर जगह जहाँ पर भी आप शेयर बाज़ार के बारे में लोगों को बातचीत करते सुनते होंगे, हमेशा हम आपको बताते हैं कि ये जोखिमों के अधीन है। ये भी आपको बताते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका अपना पर्सनल जो भी उनके डिस्क्लोजर रहते होते हैं वो आपको बताते रहते हैं। तो अब कितना सेफ है, इसका सही उत्तर मुझे लगता है अरुण जी ही दे सकते हैं। अरुण जी, ये बहुत सारे लोग जो शेयर बाज़ार की स्टोरीज सुनते हैं, फिर ये भी पढ़ते हैं किसी भी की तरफ से कहा जा रहा है कि 80% लोग जो वायदा कारोबार में कारोबार कर रहे हैं वो लॉस उठा रहे हैं, तो ऐसे में आम निवेशक का एक सवाल इन्होंने भेजा है, ये सुरक्षित कितना है? देखिए विपुल जी, काफी शानदार क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पूछा है। मुझे नहीं पता कि अगर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है या नए मार्केट में इन्होंने एंट्री ली है, पर डेफिनेटली काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रिस्की तो डेफिनेटली है, क्योंकि शेयर मार्केट फाइनेंशियल बिजनेस या कह सकते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड का पार्ट है, तो रिस्की तो डेफिनेटली है। रिस्क के बिना आपको रिटर्न भी नहीं मिलता, वो भी चीज आपको मान के चलनी है। पर अगर आप नियमित रूप से डिसिप्लिन से अगर कोई भी चीज करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप मार्केट में नए हैं आप, तो काफी रूट्स हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहाँ पे आप रिस्क आप मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क कम कर सकते हैं। ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि रिस्क आपका मार्केट में नहीं है, चाहे आप बिजनेस करिए, चाहे आप खुद का जॉब करिए, सर्विस करिए, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, हर जगह आपको रिस्क रहेगा। तो रिस्क फ्री रिटर्न आपको कहीं मिलने के आसार काफी कम है, अनटिल एंड अनलेस आप एफडी या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं। तो मैं ये बात कभी नहीं कहूंगा कि रिस्क मार्केट में नहीं है, रिस्क डेफिनेटली है, पर रिस्क कम करने के लिए काफी इंस्ट्रूमेंट्स भी है, काफी चीजें सेबी ने भी बनाए हैं, काफी चीजें हम भी अपने शोज पे कहते रहते हैं। तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही आपको मान के चलना है। पर अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, आप मार्केट को समझते हैं, तो डायरेक्टली आप निवेश भी कर सकते हैं। तो रिस्क के बारे में अगेन आपके व्यू के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि इंट्राडे वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म पे आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे स्टॉक्स में करते हैं, तो वहां पे आपका थोड़ा रिस्क कम देखने को। चलिए, तो आपके लिए सलाह यही है सर कि निश्चित रूप से रिस्क है, बिजनेस को लेकर के, कारोबार को लेकर के, अर्थव्यवस्था से तमाम चीज़ें लिंक्ड होती हैं, लेकिन अगर आप नए निवेशक हैं तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप पैसे लगाएंगे शेयर बाज़ार में, वो आपके लिए तब भी काफ़ी सुरक्षित है। अगर उसके अलावा अगर आपको थोड़ा अनुभव हो जाए तो आप कुछ बढ़िया चुनिंदा शेयर, जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं उनको सुनिए, अरुण जैसे लोगों को, वो उनके पसंदीदा जो शेयर हैं वहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, वहाँ पर रिस्क कम है। लेकिन हाँ, अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस, एफडी जैसी तमाम जो है विकल्प जो है
वो खुले हुए हैं। तो रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो ही शेयर बाजार में आप निवेश करें। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और पार्थ पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पार्थ जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं पटेल साहब, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बस मैं गांधीनगर गुजरात से बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात है सर। क्या बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? मेरे पास लाहौटी ओवरसीज के 7000 शेयर है, वो 31 रुपीज के मेरी बाइंग प्राइस है। अच्छा अच्छा। तो ये रिजल्ट के बाद कैसा अपडेट रहेगा, उसका रिव्यू कैसा रहेगा? लाहौटी ओवरसीज, जी सर। ये कहाँ, मतलब किसी के कहने पे लिया या खुद रिसर्च की थी आपने इसके लिए? नहीं सर, थोड़ा डेटा सब एनालिसिस कुछ किया था। अच्छा अच्छा। तो इसमें ये शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। चलिए अभी तो अगर देखिए तो भाई ये बात सही है कि अभी तो आज तो कम से कम बहुत शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और शेयर में करीब 9% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। कंपनी की जो आय है वो हमने देखा करीब 49% बढ़ती हुई दिखाई दी है और अच्छे नतीजों के चलते ही लाहौटी ओवरसीज़ के अंदर आज का ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 121.26 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। वहीं कंपनी की जो मुनाफा रहा है वो 3 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि इसमें 14% का इजाफा देखने को मिला है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी लाहौटी ओवरसीज़? चूँकि मैंने अभी तक जो है इसके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं देखी है, आपसे जानना चाहेंगे। 9.5% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है अच्छे रिजल्ट्स के बाद, लेकिन वैसे देखें तो काफ़ी साइडवेज मोमेंटम पिछले कई दिनों से देखने को मिला है। देखिए विपुल जी, मेरे पास भी इसकी काफी लिमिटेड जानकारी है, पर जहां तक मेरे को पता है ये यान बिजनेस में, आप कह सकते हैं कॉटन यान के बिजनेस में है और बीएससी में लिस्टेड है। 31-32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली मैं जरूर राह दे पाऊंगा। फंडामेंटली कोई बड़ा कवरेज भी नहीं है, ना ही कोई बड़ा लिमिटेड मेरे पास इसका डेटा अवेलेबल है। तो टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 32-33 के आसपास चल रहा है। थोड़ा बहुत मोमेंटम और बन सकता है। अगर आपके पास होल्डिंग है तो स्टॉक के बेसिस पे या प्राइस के मोमेंटम के बेसिस पे होल्ड करें। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 41-42 तक ये स्टॉक जा सकता है। पर मेरी राय ये रहेगी, चूंकि मेरी फंडामेंटल कोई कवरेज नहीं है, टेक्निकल लेवल जरूर फॉलो करें। 29 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें और 40-42 के आसपास का टारगेट। तो सर फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रिगर या जानकारी नहीं है और टेक्निकल अगर आप फॉलो करते हैं तो 29 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उससे नीचे जाए तो निकल जाइए। ऊपर 40 के स्तर चार्ट्स पे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। चलिए इस बीच शेयरेबल जी के नाम से इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और ये कह रहे हैं कि सर एनएलसी इंडिया के फंडामेंटल और फ्यूचर के बारे में बताएं। इनके पास 100 शेयर हैं, परसों ही लिए थे, 10% ऊपर भाग गया है, क्या बेच दें? एनएलसी इंडिया सर नतीजे कंपनी के अच्छे रहे और हमने इधर काफ़ी सारी जो है खबरें यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है एनएलसी को लेकर के। टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत लोगों को अच्छा लग रहा था। 2-3 दिन से अच्छा मोमेंटम यहाँ पर एनएलसी इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी आप देखिएगा चार्ट्स पे क्या शानदार मूव देखने को मिला है। अब चूंकि इनको प्रॉफिट हो रहा है, इन्होंने रेट नहीं लिखा किस भाव पे लिए हैं, लेकिन कह रहे हैं 10% ऊपर हो गया, 10% मिल रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, परसों ही लिए हैं। क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर लें या आपको लगता है कि अभी कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहें? देखिए विपुल जी, काफी अच्छा स्टॉक इन्होंने चुना है। पहले ये कंपनी निवेली लिग्नाइट के नाम से जानी जाती थी, एनएलसी इंडिया, जो एक नवरत्न कंपनी है और गवर्नमेंट की पीएसयू है। तो स्टॉक काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, लिग्नाइट, ये सब बिजनेस मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। इवन पावर बिजनेस जो है वो भी काफी ऑलरेडी दूसरी कंपनीज के अच्छा करे। तो ये स्टॉक को होल्ड करें। ऊपर में मुझे लग रहा है 150-155 के टारगेट्स इसमें जरूर देखने को मिलेंगे। टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स काफी हैवी है, रिजल्ट्स के बाद मोमेंटम भी काफी अच्छा है। तो होल्ड करें। 150 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि मोमेंटम आ चुका है। तो 125 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है 15 से 20 रुपए की मोमेंटम और स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए तो 15 से 20 रुपए का मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस आपको बताया गया अवश्य लगा लें। मुस्तफ़ा शेख साहब ने अपना सवाल भेजा है, उनको शायद जुमे की नमाज़ के लिए जाना था, तो उनका मेरा सवाल जो है आप अपने कार्यक्रम में ले लीजिए और मैं इसको बाद में देख लूँगा। तो ले लेते हैं इनका प्रश्न जो है, लेके आइए जरा स्क्रीन पर। गेल के ऊपर इन्होंने प्रश्न किया है और 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं गेल इंडिया के, और ये इनकी खरीद का भाव यहाँ पर निकल के आया है 118 रुपये। अब नज़रिया हमें नहीं पता क्योंकि बातचीत इनसे हो नहीं पाई है, लेकिन सर गेल को कैसे देख रहे हैं आप? और अभी अगर हम देखें तो गेल का जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है, ज़रा स्क्रीन पर गेल का भाव लेकर के आइए जरा कि क्या इस समय स्थिति देखने को 116 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर गेल इंडिया के ऊपर? क्या अभी इनको 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, 118 पे लिए हुए हैं? विपुल जी, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। मैं ओवरऑल पीएसयू सेक्टर में ओवरऑल सभी स्टॉक्स में बुलिश हूं। मेजरली 80 to 90% ऑफ द स्टॉक में अच्छा
रिटर्न भी दिया है, बारिंग 1 से 2 स्टॉक जो काफी कम चले, गिरे नहीं है पर काफी कम चले, तो गेल में होल्ड करने की सलाह रहेगी। 114 115 भी नीचे में आता है तो और ऐड भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। नो डाउट काफी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस था, पर कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम भी स्टॉक में नजर आ रहा है। रिजल्ट्स भी इनलाइन, मार्केट के इनलाइन ही आए थे और अच्छे आए थे, तो नीचे में आता है तो होल्ड करें। 114-15 आता है तो और ऐड भी करके चल सकते हैं। स्टॉक को मुझे लग रहा है वापस 125 के लेवल ऊपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी, इस स्टॉक में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो सलाह यही रहेगी, 114-15 है तो ऐड करें, 125 का टारगेट लगाएं, 111 के नीचे अपना फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन। ठीक, तो उम्मीद है शेख साहब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच अर्जुन ठाकुर जी का प्रश्न ले लेते हैं, और अर्जुन ठाकुर जी चुन चुन के शेयर लेते हैं। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट इतनी मेहनत करके चुन चुन के शेयर बताते हैं और ये भी चुन चुन करके लेते हैं। उमा एक्सपोर्ट ले रखे हैं 54 रुपये पे 3000 शेयर। आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और इससे पहले भी इन्होंने 1-2 प्रश्न जो पूछे हैं उसमें ज़्यादातर में इनको नुकसान अवश्य होता है। अभी 54 के आसपास की इनकी खरीद है उमा एक्सपोर्ट की, और अभी जो मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 48-49 के आसपास, आज में 4.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, इस तरह के शेयरों में क्या रणनीति अपनाएंगे आप और किस तरह की सलाह देंगे? और ज़्यादातर मैं देखता हूं कि अर्जुन जी जो है वो इसी तरह के प्रश्न जो है इसी तरह के शेयरों में निवेश करते हैं। पिछले 5 दिन में 13-14% टूट चुका है सर। क्या सलाह रहेगी, अभी ने क्या करना चाहिए, बने रहें या निकल जाएं? विपुल जी देखिए, वैसे तो फंडामेंटल कोई बड़ा कवरेज नहीं है, पर टेक्निकली और देखें और डेटा देखें तो मेरे ख्याल से T2T सेगमेंट में ये स्टॉक है। फिलहाल कोई इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, जितना मेरे पास डेटा बता रहा है। तो स्टॉक T2T में है और कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है। मुझे लग रहा है ऐसे स्टॉक से फिलहाल अवॉइड करें जहाँ पे मेजरली स्टॉक T2T में होता है और वॉल्यूम्स काफी ड्राई होते हैं। टेक्निकली जरूर राय दे पाऊंगा, 45 के आसपास इसका अगला सपोर्ट है। 45 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो 45 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। फंडामेंटली कोई राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज या फिर कोई बड़ा कवरेज स्टॉक पे नहीं है, तो 45 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 52-53 तक अगर मोमेंटम आता है तो वापस स्टॉक एक बार का जा सकता है, तो वो एक अच्छा एग्जिट पॉइंट होगा। तो 45 का स्टॉप लॉस ला के स्टॉक को होल्ड। 45 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अर्जुन जी आप, और यहाँ से 2-3 रुपये का मूव अगर मिल जाता है आपको तो नमस्कार कर लीजिए आप, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी कंपनी में पैसे लगाइए जहाँ पर कि आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, अब हमारे साथ चंद्रेश जी जुड़े हुए हैं प्रश्न पूछने के लिए। चंद्रेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं चंद्रेश जी आप? बस बहुत अच्छे है सर। ऐसे ही अच्छे रहिए सर। कहाँ से बोल रहे हैं? चेन्नई से बात कर रहा हूँ सर। चेन्नई से बात कर रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है सर। और चेन्नई में मनी 9 के कार्यक्रम क्या पसंद किए जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पर? अच्छा है सर, मैंने आपका वीडियोस वगैरह देखे थे, काफी अच्छा रिस्पांस, मतलब जो आप बताते हैं उससे काफी हमारा नॉलेज बढ़ता है। थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट सर। आप लोग ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहा कीजिए। बताइए सर, आज क्या क्वेश्चन है आपका? सर, त्रिदिया टेक करके एक SME IPO आया था, तो मैंने उसमें तो IPO के दिन जब खुला तो मैंने लिया था मार्केट से 42 रुपीज में। हाँ, तो अभी होल्ड पे है, तो अभी क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या जब थोड़ा प्रॉफिट दिखे तो प्रॉफिट बुकिंग कर ला? त्रिदिया टेक आपने लिया हुआ है, और त्रिदिया टेक 42 रुपये पे आपने लिया हुआ है। अभी अगर हम देखें तो जो है आपके खरीद के आसपास ही चल रहा है, मेरे ख्याल से 40 रुपये के आसपास ही यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है। 41.50 का भाव है और आपने 42 पे लिए हुए हैं। अब पूछते हैं सर ये SME एक IPO आया था, लिस्टिंग हुई तब इन्होंने एंट्री ली हुई है। हालांकि ये इनको क्लियर नहीं है कि ये कितने मतलब नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। SME IPO पे सर हम लोग IPO सेगमेंट में अक्सर आपसे ही बात कर रहे हैं, लोगों की रुचि SME क्षेत्र में काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। त्रिदिया टेक पे क्या इनको बने रहना चाहिए, निकलना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? आज 3% के आसपास की तेजी है। देखिए विपुल जी, थोड़ा बहुत इसका हमने भी थोड़ा रिसर्च किया था इस कंपनी के बारे में। चूंकि एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी है और 4 से 5 सेगमेंट को अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, इवन ई-कॉमर्स सेगमेंट में भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो बिजनेस काफी अच्छा है। पर चूंकि कंपटीशन काफी हाई है और काफी चीजें हैं जो मार्केट में प्ले आउट करती है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इनके आसपास का प्राइस है 47-48 के आसपास भी आता है, तो बेटर है एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। कोई बड़ा तेजी की उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि कंपटीशन वाला फील्ड है। ओवरऑल जो सॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं, ई-कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उनमें काफी बड़ा कंपटीशन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो भाव के आसपास है, 4 से 5 रुपए का मूवमेंट मुझे लग रहा है और ऊपर में आ सकता है। तो स्टॉक को अगर प्रॉफिट आता है 4 से 5 रुपए का, बेटर निकल जाए, क्योंकि कंपटीशन वाले फील्ड में वही एक दिक्कत है। बाकी बिजनेस में मुझे नहीं लगा कोई बड़ी दिक्कत नजर। ठीक
सर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, अगर 3-4 रुपए आपको प्रॉफिट जब मिलने लगे तो आप एग्जिट कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही स्ट्रेटजी रहेगी। तो इस रणनीति के साथ आप यहाँ पर बने रहिए। इस बीच अभिमन्यु गुप्ता जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून अभिमन्यु जी, कैसे हैं? थोड़ी देर पहले अर्जुन जी का प्रश्न था, अभिमन्यु का है, कुछ देर पहले पार्थ थे। तो पूरी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो महाभारत जो है यहाँ पर हमारे दर्शक जो है वो बना रहे हैं। इस बीच एक और प्रश्न आया है, बंटी सामंता जी का आया है। बंटी जी कह रहे हैं कि इन्होंने IRFC के शेयर लिए हुए हैं और इन्होंने 49.30 रुपये के भाव पे लिए हुए हैं 1000 शेयर। टारगेट लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा? मुझे और 1000 शेयर लेना है, अभी ले लूं या थोड़ा गिरने का वेट करूं? सर रेलवे शेयरों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। पहले RVNL से मुझे लग रहा है कि शुरुआत हुई थी और उसके बाद से एक एक कंपनियां करके वो चलती हुई दिखाई दी। हालांकि अभी भी हम देखें तो IRFC में जो है एक तरीके का ठहराव है बाकी कंपनियों के मुकाबले। आप कैसे देख रहे हैं सर IRFC को? अभी लेना चाह रहे हैं और शेयर लेना चाह रहे हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल जी, IRFC में अगर आप लास्ट 10 डेज का ट्रेंड करते हैं तो 36 से 48 के लेवल्स आ चुके हैं। काफी बड़ा मोमेंटम स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। तो करंट लेवल पे बाइंग करने की सलाह नहीं है। सलाह थोड़ी यही रहेगी, बेटर है आप थोड़ा डिप पे बाई करें। 36 से 48 ऑलरेडी जा चुका है, तो 43 42 के पास आता है तो नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन रहेंगे। तो यूजुअली मैं आपको यही कहता हूँ, जब भी 10 से 12 रुपए का मूव आता है तो उसके 50% रिट्रेसमेंट के लिए वेट करें, क्योंकि 36 से 48 ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका 50% जो होता है 43 के पास आता है, तो वो लेवल्स काफी बेहतरीन रहेंगे आपको बाइंग करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने बाई करके रखा है। अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है तो होल्ड करें। 43 42 के आसपास आता है तो और ऐड करके भी। ठीक, तो जो आपको लेवल्स बताए गए उन लेवल्स का ध्यान रखते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए सर, ये आपके लिए सलाह है। अभिमन्यु गुप्ता जी कह रहे हैं सर साउथ इंडियन बैंक, NBCC और धनलक्ष्मी बैंक, ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं? सर बैंकों में आज अच्छा, खासतौर से PSU बैंकों में आज अच्छा मोमेंटम है। पहले साउथ इंडियन बैंक पे ही बात कर लेते हैं। आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही, करीब 3% ऊपर शेयर कामकाज करता हुआ 20-21 रुपये का शेयर है। अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर 20% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है और पूरे साल की बात करें तो करीब करीब यहाँ पर 167% का रिटर्न मिला है। अभी भी क्या इसमें अपसाइड बाकी है? PSU बैंक को लेकर के आपकी राय? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली PSU बैंक्स में अपसाइड बाकी है, क्योंकि इनके NPS जो है मल्टी ईयर लोस के आसपास चल रहे हैं। वैल्यूएशंस का भी कंफर्ट है। तो हर PSU बैंक में खरीदारी की राय नहीं है। कुछ सेलेक्ट PSU बैंक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक अगर आप ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। ट्रेडिंग के लिए लेना है तो 20 रुपए या 19 रुपए स्टॉप लॉस ला के ले सकते हैं। पर इसी फील्ड में अगर आप PSU बैंक की फील्ड में देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक, ये 3 में मुझे लग रहा है काफी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में दिखा सकते हैं। तो अगर आपको PSU बैंक्स में ही रहना है तो बेटर है आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक या कैनरा बैंक, इन तीनों में आप अपना दाव लगा सकते हैं। तीनों ही मिड कैप कैटेगरी के आपको PSU बैंक्स मिल जाएंगे। फ्रंट लाइन में PSU बैंक में नो डाउट एक ही विकल्प है, SBI एक बड़ा प्लेयर है, तो वहां पे भी आप अपना दाव लगा के चल सकते हैं। पर अगर आपकी रुचि छोटे PSUs में है तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र या यूनियन बैंक दोनों में किसी में भी बाइंग करके चल सकते हैं। NBCC और ये जो इन्होंने दूसरा सवाल धनलक्ष्मी बैंक पे पूछा था, क्या शॉर्ट टर्म के लिए ये यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए सर शॉर्ट टर्म के लिए, या अभी आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सी? हालांकि NBCC में भी हमने बीच में तेजी देखी थी, कई सारे ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखाई दिए थे। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? विपुल जी, कल NBFCC का कल शाम में रिजल्ट आया था। रिजल्ट्स काफी बेहतरीन थे, पर वो चीज ऑलरेडी स्टॉक पे फैक्टर्ड इन है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। बिल्कुल। तो गिरावट पे बाई करें। पर धनलक्ष्मी बैंक मुझे लग रहा है ये अच्छा कर सकता है शॉर्ट टर्म में। तो धनलक्ष्मी बैंक में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाई करके चल सकते हैं। 21 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 24.25 तक के लेवल्स धनलक्ष्मी बैंक दिखा सकते हैं। ठीक, आप बैंकों पे आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं सर। साक्षी जी भी बैंक के ऊपर एक प्रश्न पूछ रही हैं, कह रही हैं इक्विटास बैंक ले रखे हैं 4000 शेयर 92.30 रुपये में, और उन्होंने कहा कि अब मैं इससे आज ही इससे निकलना चाहती हूँ। क्या ये 90 का लेवल तोड़ सकता है और क्या ये इस पर इनकी राय? हालांकि इनके अदानी टोटल पे भी सवाल है, लेकिन उसको अभी रहने देते हैं। एक एक सवाल सबका लें ताकि मतलब तमाम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को हम शामिल कर सकें, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। तो साक्षी जी का इक्विटास बैंक हम डिस्कस कर लेते हैं। 87 रुपये पे आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 90 पे एग्जिट चाह रही हैं। हालांकि 90 जाने के लिए तो इंट्राडे में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपकी क्या सलाह रहेगी सर, एग्जिट कहाँ करना चाहिए?
देखिए विपुल जी, चूंकि इनका क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक है, 90 का लेवल्स आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो तो मुझे लग रहा है चांस तो है। अगर मार्केट में चढ़ाव आता है या मार्केट में रिकवरी आती है तो 90 के लेवल्स को ज्यादा दूर नहीं है, 3 रुपए की दूरी है। पर मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, चूंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। और ये शॉर्ट टर्म की मेरे ख्याल से बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जब भी नेगेटिव हो, आपका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन होना चाहिए। 85 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि अगर स्टॉक 85 के नीचे चला जाएगा तो 4 से 5 दिन के लोस टूटेंगे और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो 85 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 90 के लेवल जरूर आ सकते हैं। अगर मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है तो मुझे लग रहा है 3 से 4 दिन में आपको अपने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो अभी बहुत सारे दर्शकों के सवाल बाकी हैं, हम कोशिश करेंगे अभी आगे थोड़ा सा जो है रुकिए, आपको सवाल लिए जाएंगे, लेकिन पहले जरा बजिंग स्टॉक्स डिस्कस कर लें। आखिर में इस गिरते बाजार में कुछ शेयर ऐसे कैसे दमखम दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, और आपके लिए वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये पूछेंगे हम हमारे खास मेहमान अरुण मंत्री जी से। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले जरा लेकर के आइए एचसीएल टेक। एचसीएल टेक को बड़ा ऑर्डर मिला है और दिग्गज जितनी भी आईटी कंपनियां हैं सबने काफ़ी निराश किया नतीजों के चलते, और यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 210 करोड़ डॉलर का ऑर्डर मिला है, 6 साल के लिए ऑर्डर है। ऑर्डर वायरलाइन सर्विसेज की डिलीवरी के लिए मिला है और कंपनी को ये उम्मीद है कि कंपनी दोबारा जो है $2 बिलियन का जो एक लगातार इनके ऑर्डर बने हुए थे उसको जो है फिर से क्रॉस करती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि ये फिसलता हुआ दिखाई दिया था 7 क्वार्टर के बाद, कि वहाँ पर हम देख रहे थे कि करीब 1.5 बिलियन से भी कम का ऑर्डर बुक रह गई थी। तो ये एक अच्छी खबर है, उसके चलते आज हम सुबह से देख रहे हैं कि एचसीएल टेक में थोड़ी बाइंग जो है बनी हुई है। सर, एचसीएल टेक खबर पॉजिटिव है, अभी कुछ आपको कुछ दिखाई दे रहा है भविष्य इसका? देखिए विपुल जी, काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि अगर आपको, मुझे सभी को पता है कि यूएस में या फिर पूरे वर्ल्ड में थोड़ा बहुत रिसेशन की बातें चल रही है, स्लोडाउन की बातें चल रही है। ऐसे माहौल में अगर किसी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता है और बड़े रेवेन्यू विजिबिलिटी नजर आती है तो उसका रिएक्शन भी आपको बड़ा देखने को मिलता है। वही चीज एचसीएल टेक के साथ भी नजर आ रही है। पहले भी काफी बार मैंने एचसीएल टेक और टीसीएस दोनों को भी रिकमेंड किया था, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकते हैं। नो डाउट आज ज्यादा बड़ा मोमेंटम आ चुका है, पर स्टिल मुझे लग रहा है ट्रेंड पॉजिटिव है। 1820 1840 तक लेवल्स एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है, स्पेसिफिकली एचसीएल टेक के लिए। अगर किसी के पास होल्डिंग है तो होल्ड करें। 1820 का नेक्स्ट टारगेट। 1820 का नेक्स्ट टारगेट। अगली कंपनी जिस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एनबीसीसी, जो है शानदार मूव यहाँ पर देखने को, जैसा कि हम बता रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। 18% के आसपास की जो है यहाँ पर हमने देखा कि तेज़ी 1 महीने में आती हुई दिखाई दी है। कंपनी घाटे के मुकाबले मुनाफे में आई। एक बार ज़रा फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि कंपनी को जो घाटा था उसके बाद हम देखा काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है। कहाँ 5 करोड़ के आसपास का घाटा था, उसके मुकाबले पिछले साल के मुकाबले 77 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कंपनी को मुनाफा हुआ है। आय ज़्यादा नहीं बढ़ी है, आय में हम देख रहे हैं करीब 6-6.5% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट में शानदार बढ़त देखने को मिली है और ये 1917-1918 करोड़ रुपए के आसपास एनबीसीसी का मुनाफा आता हुआ दिखाई दिया है और अच्छे नतीजे रहे हैं और इस नतीजों का असर शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। 1 महीने के अंदर 18% शेयर भाग चुका है, पिछले 6 महीने में 40% का रिटर्न दिया है और शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, एनबीसीसी एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें अपनी बात तो। देखिए विपुल जी, आपने जैसे कहा उस रिजल्ट्स काफी शानदार थे और काफी दिनों बाद एनबीसीसी में एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ अपना एक अच्छा क्वार्टर दिया है, तो उसी का असर आपको स्टॉक प्राइस में भी नजर आ रहा है। 15 से 18% की तेजी ऑलरेडी स्टॉक में नजर आ रही है। स्टॉक मजबूत है, नो डाउट। आज थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको दोनों साइड नजर आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स के पहले या रिजल्ट्स के बाद बड़े पोजीशंस होते हैं स्टॉक में, इसी वजह से आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। पर जो अच्छे लेवल्स होंगे एंट्री के, वो 45 से 46 के पास होंगे। टेक्निकल तौर पर भी देखें तो उसी के आसपास का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो 45-46 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो बेहतरीन एंट्री लेवल्स हो सकते हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 50 या 52 के पार निकल सकता है। 50 या 52 के पार भी निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है शेयर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और यहाँ पर भी कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं और वो है आरईसी को लेकर के। सर, एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव होने जा रहा है, 1 सितंबर से बदलाव होगा और इस तरह की खबरें हैं कि आरईसी उसमें शामिल होगा और अगर आरईसी में शामिल होता है इसमें तो उसमें करीब 18.4 करोड़ डॉलर का निवेश संभव है। तो यहाँ पर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आज आरईसी के अंदर 5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है और एक सवाल हमारे पास आया था पीएफसी को लेकर के हमारे एक दर्शक का, उनका नाम मैं शायद स्किप कर रहा हूँ, लेकिन हाँ,
ये सवाल एवरी डेट बिकम ए हिस्ट्री, कह रहे हैं पीएफसी को होल्ड करना सही रहेगा, क्या कर सकते हैं? पीएफसी भी इसमें शामिल है सर, एमएससीआई इंडेक्स को लेकर के यहाँ पर भी खबरें हैं कि उसको भी शामिल किया जा सकता है। और यहाँ पर जो निवेश आ सकता है वो 20 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का है। यहाँ पर जो है वो 20.3 करोड़ डॉलर निवेश आ सकता है। आप कैसे देख रहे हैं सर इसके चलते? इन दो शेयरों में भी तेजी, एक और शेयर में तेजी, उसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। आरईसी और पीएफसी, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए विपुल जी, मोर और लेस मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन थी कि पीएफसी, आरईसी, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, ये सभी स्टॉक एमएससीआई में इनका वेटेज बढ़ सकता है, और वही चीज आपको देखने को भी मिल रही है। 1 सितंबर के आसपास मेरे ख्याल से ये फेरबदल होना है। तो जब तक मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम रहेगा, नो डाउट दोनों ही स्टॉक में मोमेंटम काफी आ चुका है, रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है, इसलिए सलाह ये रहेगी कि गिरावट पे बाई करें, खरीदारी उछाल पे ना करें, या ऊपर के लेवल्स पे अगर आप खरीद लेते हैं फिर आपके स्टॉप लॉसेस दूर आएंगे, हो सकता है आपके अटकने के भी चांस ज्यादा रहे। इसलिए करंट लेवल पे खरीदारी की राय नहीं है। जब भी मार्केट में अगर करेक्शन आता है, स्टॉक में भी करेक्शन आता है, देन एंट्री करें। क्योंकि मुझे लग रहा है सितंबर के आसपास या अगस्त के आसपास, मुझे लग रहा है एक बार इस स्टॉक में अगस्त एंड के आसपास स्टॉक में टॉप आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए करंट लेवल पे खरीदारी ना करें, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी मोमेंटम बड़ा आ चुका है, 20 से 30% का गेन शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, मिल चुका है। तो मुझे लग रहा है गिरावट पे बाई करें, करंट लेवल पे खरीदारी की राय नहीं है। अगर गिरावट आती है 4 से 5% किसी वजह से, तो वो एक अच्छे एंट्री लेवल हो सकता है। अब जैसे एक सवाल आया था कि क्या होल्ड कर सकते हैं, अभी जिनके पास है तो उनको होल्ड करना चाहिए सर? जैसे पीएफसी पे लेकर के उन्होंने सवाल पूछा है कि अभी होल्ड करें कि ना करें। विपुल जी, मैंने वही कहा, अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो अगस्त एंड तक मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, जब तक ये एमएससीआई का फेरबदल ना हो जाए। तो हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेशन में रहे, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे के आपको लेवल्स देखने को मिले, पर ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी करंट लेवल से आपको देखने को मिलेगी। पीएफसी की जहां तक बात है, 275 280 तक के मुझे लग रहा है मैक्स टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 275 280 आता है तो एक बार का अपना प्रॉफिट बुक करके निकल। 275 280 ये आपके लिए अक्षत सलाह है कि आपको अगर ये लेवल देखने को मिलते हैं तो आप फिर उसके बाद से एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है, आप भी अच्छे खासे प्रॉफिट पे होंगे। तो कई बार प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो होता है ना कि जैसे खबर आती है उसके बाद से शेयर में गिरावट भी शुरू हो जाती है। तो उस बात का ध्यान रखते हुए एक स्टॉप लॉस लगाते हुए आप इसमें होल्ड करिए, ये आपके लिए सलाह है। चलिए अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और उस पर ज़रा बातचीत करते हैं सर के साथ। और ये है श्याम मेटलिक्स। श्याम मेटलिक्स पे सर बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शेयर में काफ़ी मजबूती है, और यहाँ पर शेयर ने जो है 5, 10, 20, 50, 100, 200 इन सबके जो है मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? अभी आप कैसे देख रहे हैं? 1 महीने में शेयर ने 34%, 6 महीने में 61% का रिटर्न दिया है, शानदार मूव रहा है। लेकिन क्या अब करंट लेवल पे कुछ यहाँ पर बची है रैली, या आपको लगता है कि अब काफ़ी कुछ हो चुका है, जिनके पास थे उन्हें मुनाफा बुक करना चाहिए और नई एंट्री नहीं करना चाहिए? आज भी 4.5% ऊपर है सर। विपुल जी, आपने जैसे कि सिखाया, डिस्क्लेमर मैं भी दे दूं, लास्ट 2 या 3 दिन से हम ये स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं और क्लियरली प्राइस वॉल्यूम एक्शन दोनों भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक काफी मोमेंटम में है, नो डाउट 400 से 460 के लेवल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा अंडर परफॉर्मर भी रहा है, अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। तो मोमेंटम डेफिनेटली आ सकता है। करंट लेवल पे खरीदारी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, 450 के आसपास उसके नीचे मिलता है तो भी बाई करके चलें। मुझे लग रहा है मोमेंटम में स्टॉक 500 520 तक ऊपर में जा सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करें, किसी के पास होल्डिंग है तो 450 आता है तो और ऐड भी करके चल सकते हैं। होल्ड करें, 450 आता है, ऊपर लेवल से 17-18 रुपये करेक्ट होता है तो फिर आप दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं। ये यहाँ पर सलाह निकल करके आती हुई। इन तमाम जो नंबर्स बताए जा रहे हैं स्टॉप लॉस टारगेट के, उसको प्लीज़ नोट करके रखिएगा। हम बहुत बार ऐसा करते हैं, टारगेट आपने ये बताया था ये तो बताते हैं जब कंप्लेन करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस क्या बताया था इस पर आप बात कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो अवश्य ध्यान रखा करें। अगली कंपनी लेकर के आइए, जहाँ पर कि आज हम देख रहे हैं सकारात्मक रुख है, और लंबे अरसे बाद हम देख रहे हैं एलआईसी के अंदर जो है आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का मुनाफा 14 गुना बढ़ा है, शानदार नतीजे, और 9,544 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि जो कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो कंपनी को आय हुई है वो उसमें हमने 30% से ज़्यादा की बढ़त देखी है, और ये 90,309 करोड़ रुपए रही है। हालांकि इसमें शेयर बाजार के अंदर जो तेज़ी थी उसका भी लाभ निश्चित रूप से दिखाई दिया है।
प्रधानमंत्री ने, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, संसद में भाषण में कंपनी का जिक्र किया, तमाम पीएसयू कंपनियों पे उन्होंने भरोसा जताने की बात की, निवेशकों से अपील की कि पीएसयू कंपनियों पे भरोसा बनाए रखें। उन्होंने HAL का जिक्र किया, LIC का जिक्र किया और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम पीएसयू क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं शानदार नतीजे और जो कमेंट्री जो टिप्पणी हुई है पीएम की तरफ से, उसके चलते आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर, LIC काफ़ी लंबे समय से लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं, सवाल बहुत लंबे समय तक से आ रहे हैं, क्या आपको लगता है इस रिजल्ट्स के बाद से कुछ स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई देंगी? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली आपने सही कहा। काफी बार अपने इसी शो में हमने LIC के बारे में डिस्कस भी किया था। हर बार यही सलाह रही थी कि लॉन्ग टर्म में अगर आपकी है होल्डिंग तो डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि पीएसयू है, कोई बड़ा खतरे वाली बात स्टॉक में नहीं है। क्योंकि अगर किसी मिड कैप कैटेगरी का होता है, थोड़ा बहुत प्राइवेट होल्डिंग पे होता है तो थोड़ा बहुत खतरा देखने को मिलता है। पर चूंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, अगर मार्केट अच्छा करता है तो जैसे कि आपने इस रिजल्ट्स में देखा, उनके प्रॉफिट्स भी काफी अच्छा करते हैं, क्योंकि अपना मेजर इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही करते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। 700-720 तक ऊपर में स्टॉक जा सकता है। नो डाउट काफी लोगों की होल्डिंग आईपीओ की है, 850-900 के लेवल्स की होल्डिंग अभी भी है। तो मुझे लग रहा है अगर आप एवरेजिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 650 के नीचे 600-650 के बीच में कभी भी आता है तो और ऐड भी करें। जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए और एक क्वार्टर अगर अच्छा आता है इनका, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है और वापस स्टॉक 750 के ऊपर जाता हुआ नजर। तो वापस स्टॉक जो है वो 750 के ऊपर जा सकता है एक क्वार्टर और, अगर इस तरह के शानदार नतीजे देखने को मिलते हैं। तो नतीजों पर आप ध्यान रखिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो उसके लिए आपके लिए सलाह निकल के आती हुई। चलिए, आज की जो आखिरी बजिंग स्टॉक्स है वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और आज जो है कल्याण ज्वेलर्स पर जो है हम देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है। कल्याण ज्वेलर्स के नतीजे आए हैं, अच्छे नतीजे रहे। Q1 मुनाफा 33% बढ़ा है और ये बढ़कर के 144 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय में भी हमने देखा कि 31% की बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़ करके रही है 4,376 करोड़ रुपए। और अच्छे नतीजों के चलते आज हम देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में मूव भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही इन्होंने कई सारे स्टोर्स भी खोले हैं। 11 स्टोर्स खोलने की योजना है कंपनी की। अच्छे नतीजों के चलते HSBC ने अब कंपनी पर अपना जो टारगेट है वो बढ़ाया है और ये बढ़ा करके 220 रुपये कर दिया है। और आपको बता दें कि 2-3 जो बड़ी खबरें रही हैं इसके चलते हम देख रहे हैं कि 7% से ज़्यादा की तेज़ी है। अभी कल परसों भी हमने इस शेयर को डिस्कस किया था और तब ये खबर थी कि बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, इन तमाम जगहों पे कंपनी अब जो है 11 नए स्टोर खोलेगी। शानदार तेज़ी सर, अब देखिए एक तरफा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर, अब कहाँ पर थमता दिखाई दे रहा है? HSBC की तरफ से 220 का लक्ष्य है, आप सहमत हैं उनके एनालिसिस से? देखिए विपुल जी, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। पर अगर 2 महीने का चाल देखते हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉक में डबल हो चुका है। ऑलमोस्ट 70 से 80% का गेन देखने को मिला है। जून के स्टार्टिंग में स्टॉक 100-110 के आसपास था, 195-200 के आसपास है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखते हैं तो आपकी थोड़ी गाड़ी निकल चुकी है, डेफिनेटली डबल ऑलरेडी हो चुका है। तो करंट लेवल से बाई करने की सलाह नहीं है। इसी स्पेस में दूसरे स्टॉक्स है जो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है वो काफी अच्छा कर सकते हैं, जिसके मुथूट फाइनेंस है, मणप्पुरम, इवन टाइटन, जो गोल्ड रिलेटेड बिजनेस में भी है। नो डाउट डायरेक्ट रिलेशन किसी कंपनी का नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स का अपना ज्वेलरी का बिजनेस है, टाइटन का अपना अलग बिजनेस है, मणप्पुरम का गोल्ड फाइनेंसिंग का बिजनेस है, पर ओवरऑल इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इससे इसी सेक्टर में दूसरे अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे हैं। मणप्पुरम, मुथूट जैसे स्टॉक में आप अपना बेट लगा के चल सकते हैं, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स ऑलरेडी चल चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट्स खराब थे या फिर कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, रिजल्ट्स भी अच्छा है, पर रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से फेवरेबल नहीं है, इसलिए बाइंग करने की सलाह करंट लेवल पे नहीं है। बेटर है आप टाइटन या फिर मणप्पुरम जैसे स्टॉक में रहे, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अपसाइड और देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी, बहुत तेज रैली आई है। तो जिनको पैसे बन रहे हैं वो तो अपने पैसे अपना बिल्कुल अपने घर लेके जाइए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं अब यहाँ पर जो है हमने मिस कर दिया, एंट्री करें, वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो अवॉइड करें, नई एंट्री मत करें। और जो विकल्प बताए गए हैं टाइटन, मणप्पुरम, यहाँ पर आप जो है पैसे लगा सकते हैं।